background, special status of JNK. Special status of JNK, then 5th August 2019 जब इनका स्टेटस वापस ले लिया गया, एंड फाइनली द प्रेजेंट एनालिसिस। तो आज उस स्टेटस के हटाने के बाद क्या क्या फायदे हुए हैं या जो भी हुए। स्पेशल स्टेटस में देयर इज आर्टिकल 370 एंड देन देयर इज आर्टिकल 35A। देयर इज आर्टिकल 35A। विल सी दैट। चले तो पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। देखिए देखो स्टोरी कहां से लाइक जो टोटल स्टार्ट होती है वो ऐसे है कि 1947 में JNK जो था, इट्स अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जो उस टाइम का टोटल एरिया है, एंड बट रूल्ड बाय अ हिंदू रूलर, राइट। तो हरि सिंह रूल कर रहे थे, वो हिंदू रूलर है। सेम सिचुएशन वाइसा वर्सा फॉर्मेट में हैदराबाद की थी। हैदराबाद विद मेजॉरिटी ऑफ हिंदू पॉपुलेशन वर रूल्ड बाय अ मुस्लिम निजाम। तो वहां पर हमने क्या किया कि वहां पे हमने पुलिस एक्शन करके हैदराबाद को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो आई थिंक दैट वाज अ इंडिकेशन टू पाकिस्तान आल्सो टू डू द सेम इन JNK, कि भाई जब इंडिया ऐसे कर सकता है कि जब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हिंदूज एंड दे डिसाइडेड टू टेक हैदराबाद, so we can also do the same. We can, if the majority of people are Muslim, we can attack JNK and take it over. बट अब देखो फर्क है हैदराबाद और कश्मीर में। हैदराबाद के लोग नहीं चाहते थे निजाम के साथ जाना, है ना, और वो इंडिया के साथ रहना चाहते थे। JNK में हमें पता ही नहीं है क्या सिनेरियो है, ना कभी कोई इलेक्शन हुए है, ना कभी कोई इसके रिलेटेड कोई वो व्यू पॉइंट या डिबेट वगैरह एज सच हुई है। तो पाकिस्तान कैन नॉट से कि इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, पर खैर। अब महाराजा हरि सिंह ऑब्वियसली किसी सी जितनी प्रिंसली स्टेट्स थे, ऑल द प्रिंसली स्टेट्स, उनके जो लोग थे वो तो ज्यादा एक्सप्लॉइट होते थे, क्योंकि पपेट रूलर विल नेवर बॉदर अबाउट डेवलपमेंट ऑफ देयर पीपल। तो महाराजा हरि सिंह से मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ JNK वर नॉट हैप्पी, बट इतनी कोई लड़ाई नहीं थी कि वो विद्रोह कर रहे थे जैसे हैदराबाद में हो रहा था। तो अब होता क्या है, 1947 में हरि सिंह सेज कि आई विल वेट एंड डिसाइड आराम से कि मेरे को इंडिया के पास आना है या पाकिस्तान, बिकॉज वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाना था। अब ये स्टोरी रही। अब पाकिस्तान ने, क्योंकि उधर हैदराबाद और इधर इशू हो गया था, तो पाकिस्तान ने क्या किया, अभी ये डिसाइड ही कर रहा है, और 1949 तक हम पहुंच गए हैं। अक्टूबर 1949 को पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग, लाइक पाकिस्तान कहते हैं कि वो ट्राइबल्स हैं, हम हमारे नहीं है, पर वो पाकिस्तान आर्मी ऑब्वियसली थी, वो मानते तो है नहीं। तो पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो जाता है JNK के अंदर, एंड दे स्टार्टेड किलिंग द फोर्सेस ऑफ किंग एंड मूव टूवर्ड्स जहां किंग बैठा है, महाराजा हरि सिंह की ओर। अच्छा, अब उनका ये स्लोगन था कि वी हैव कम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर टू हेल्प आवर मुस्लिम ब्रदर्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिंदू किंग। सो वो तो कम्युनलिज्म पूरा कर रहे थे। लेकिन कमाल की बात है, वो जब इंडिया में अटैक कर रहे थे, वो लोकल लोगों को भी लूट रहे थे, रेप कर रहे थे। तो ये कैसा हेल्प करने आए हो? इट इज अ डायरेक्ट इन्वेजन, ये कोई हेल्प नहीं है। तो आप देखिए वो डायरेक्ट इन्वेजन था। महाराजा हरि सिंह गॉट स्केर्ड, जो कि कोई भी होगा, क्योंकि उसके पास इतनी फोर्सेस थी नहीं। देखो ब्रिटेन के टाइम में ब्रिटेन यूज्ड टू प्रोटेक्ट द प्रिंसली स्टेट्स, दे डिडंट हैव दैट मच फोर्सेस। तो जब अटैक होता है क्रॉस बॉर्डर से, तो हरि सिंह हार रहा है, उसे डर है कि मेरे पास आएंगे तो मेरे को भी मार देंगे। ऑब्वियसली किंग खत्म तो गेम खत्म। तो ही इज आस्किंग इंडियन गवर्नमेंट, देखो पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है, पाकिस्तान से तो मांगेगा नहीं, तो वो इंडियन गवर्नमेंट को कह रहा है कि हेल्प अस। बट इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग हाउ कैन वी हेल्प यू, यू आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो कहता है यार ये तो दिक्कत हो गई। तो हरि सिंह फ्लाई करता है दिल्ली। अब दिल्ली में आता है, तो उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, है ना, अभी वो राजगोपालचारी नहीं है। तो आप देखिए नेहरू और पटेल हरि सिंह को बोलते हैं कि भाई हम हेल्प तो कर देंगे, बट हाउ वी हेल्प, लाइक पूरी दुनिया बोलेगी हमने अटैक कर दिया, आप हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्या साइन कर लो, असेट। आप इंडिया का पार्ट बन जाओ, इंडिया का पार्ट बन जाओ, फिर हमारा लैंड है, हम अटैक कर देते हैं।
अब वहां पर उस कमरे के अंदर महाराजा हरि सिंह साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, देन इंडियन आर्मी एंटर्ड। तो ये तो हुआ हमारा क्लेम, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स बोलती हैं कि महाराजा हरि सिंह मदद मांगने भागा दिल्ली, इन्होंने उसे जबरदस्ती साइन करवाया। तो वो कहते हैं कि ये कोई सी, ये तो सेम चीज है, वो निजाम भी तो हैदराबाद का वहीं भाग रहा, वो तो पकड़ा गया, वो भाग जाता तो वो भी साइन कर देता। तो वो कह रहे हैं कि जब पुलिस को दी हुई आप कन्फेशन स्टेटमेंट एडमिट नहीं करते, आप ये एक सी वो रूलर जिससे प्रजा परेशान है। लेकिन आप देखिए, इसके लिए हमें पाकिस्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने साइन कर दिया, वरना मेरे को नहीं लगता वो नॉर्मल सिनेरियो में करता। पर खैर, उनकी गलती थी तो हमने डबल ट्रिपल गलती कर दी। देखो तो स्टोरी क्या हुई, देखो मेरी ड्राइंग तो ऐसी है, बट कैन सी इफ दिस इज कश्मीर, आई थिंक ये शिव जी लग रहे हैं ज्यादा। कोई बात नहीं है, एसेंस समझो आप। ओके देखो, ये उस टाइम का जेएनके है। और जब पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक हुआ, तो उन्होंने क्या किया, वो यहां से कैप्चर करना शुरू कर दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ, इंडियन आर्मी एंटर करती है। इंडियन आर्मी उन सबको वापस खदेड़ रही है वन बाय वन। इस बीच इस बीच क्या होता है, नेहरू को माउंटबेटन एडवाइस करता है कि भाई लड़ाई क्यों करनी है, टेक द मैटर टू यूएन। वो बनाई इस चीज के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए। देखो कोई दुश्मन आपको सही क्यों एडवाइस देगा, उसकी देश को आपने बाहर निकाल दिया। अच्छा, और नेहरू कहता है कि नहीं नहीं सही कह रहे हैं, कर लेते हैं। और पटेल कहता रह गया कि कर लेंगे, पहले इन्हें बाहर निकाल देते हैं। भाई पहले जब राजा ने कह दिया पूरा लैंड हमारा है, तो पहले जाते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर चलते हैं। देखो कॉम्प्रोमाइज एक बार हो गया तो हो गया। पर यहां नेहरू की गलती थी, डिडंट लिसन टू पटेल यहां। और उसने इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया, जबकि खाली बायलैटरल इशू था। अच्छा, वो एक लौता दिन है जब इंडिया यूएन लेके गया। आज आप इंडिया से पूछोगे, कभी भी पूछोगे, वो हमेशा क्या बोलता है, बायलैटरल इशू है। क्योंकि उसे पता है गलती हो गई। सी गलती की हुई, यूएन में गए, यूएन में हमने पूरी स्टोरी बताई। ये यूके का बच्चा जो माउंटबेटन हमें सजेस्ट कर रहा था, वहां पाकिस्तान की साइड हो गए। वो कहते हैं हाँ उनका क्लेम बनता है। तो आप देखिए प्रॉब्लम क्या, हम यूएन गए, तो यूएन ने क्या बोला कि भाई डिसाइड करते हैं, अभी के लिए रुक जो जहां है। उसे कहा गया सीज फायर, कि भाई जो जहां पर है वहां पे रुक जाओ। अब प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कुछ हो गया। सी अब दिस इज अ नेचुरल क्रिएशन ऑफ एन एरिया। आप चलते चलते कोई स्टैचू कर दे, आप कहीं भी रुक जाओगे। तो प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये सीज फायर डिफाइंड नहीं था। सीज फायर क्या था, जहां पे जिसकी फोर्सेस खड़ी हैं बस वहीं पे रुक जाए। इसे कहते हैं सीएफएल, सीज फायर लाइन। इस तरफ है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इस तरफ है इंडिया वाला कश्मीर। अब इशू क्या हुआ, यूएन में मैटर अटक गया, ये चलता रहा। और हम जो जहां, अच्छा देखो, तब भी हमारे यहां पे आप सीज फायर वॉयलेशन होती रहती हैं। द लैंड इज नॉट वेल डिफाइंड, द बॉर्डर इज नॉट वेल डिफाइंड, तो कोई भी कभी भी आ जाता है। अब स्टोरी में क्या हुआ, सीएफएल यहां पे बना दिया। उसके बाद डिस्कशंस होती गई। देखो जेएनके का ये वाला रीजन है अक्साई चिन। ये जब 65 में लड़ाई हुई, ये पाकिस्तान वो ले गया, चाइना ले गया। दिस इज अराउंड 20% ऑफ द एरिया जो ओरिजिनल का था। और ये वाला जो बच गया एरिया, जिसे हम वो बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, सी एक्चुअली पीओके नहीं, इसका इसके दो नाम है। दिस इज पीओके, दिस इज गिलगित बल्तिस्तान। यहां से सीपेक निकल रहा है, चाइना वाला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये दोनों को हम बोलते हैं पीएके, पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड कश्मीर। दोनों पे इफेक्टिव रूल किसका है, पाकिस्तान। दिस इज अराउंड 32% ऑफ द एरिया ओरिजिनल। तो अगर आप ओरिजिनल जेएनके देखें, सी अच्छा, यूएन जब मैप निकालता है ना, तो वो ये दिखाता ही नहीं है इंडिया में। वो क्या करता है, वो ऐसे आड़ी टेढ़ी, मेरे से भी बुरी ड्राइंग दिखाता है। इंडिया का सर दिखता ही नहीं है, मैं तो दिखाया कम से कम। तो वो क्या कहते हैं, ये तो है ही नहीं इंडिया का पार्ट। तो वो लड़ाई है। तो लेकिन आप देखिए, ओरिजिनल जेएनके एरिया का 52% आज इंडिया कंट्रोल नहीं करता है। हम सिर्फ ये करते हैं। और वो गलती क्या हो गई, सीज फायर वाली। अब समय आगे बढ़ा, 1971 में बांग्लादेश वॉर हुई, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां से वापस भेज देते। सी इंडिया वॉज एबल टू कैप्चर देयर लाहौर ऑल्सो, तो ये तो बहुत आसानी से कर देता। लेकिन उन्होंने क्या बोला, देखो
इंडिया हैज ऑलवेज लॉस्ट ऑन डिप्लोमेटिक टेबल। हमारे आईएफएस पता नहीं से एक्चुअली उनसे ज्यादा मिनिस्टर को शौक होता है ना आईएफएस बनने का कि मैं बताऊंगा क्या करना, वो बेचारे तो बैठे हैं खाली। तो हम डिप्लोमेटिक टेबल पे हारते हैं। वहां हमने बड़ा बन के क्या बोल दिया, वहां शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972। हमने क्या बोल दिया कि एक काम करते हैं, एक तो सीएफएल को फॉर्मलाइज कर देते हैं। फॉर्मलाइज मतलब कि इसको प्रॉपर पेपर पे ले आते हैं कहां कहां से निकलती। अभी तो बस ऐसा था जो जहां खड़ा है वहां। तो इसको फॉर्मलाइज किया और सीएफएल का नाम बदल के हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC. So CFL is nothing but line of control which was created in 1972 after Shimla Agreement. और ये डिस्कशन का कि हम डिबेट करके बाद में देख लेंगे, वो कभी होनी नहीं थी। तो वहां हमने गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। अब जब हमने इसे फॉर्मलाइज किया तो हमने इसको इस पॉइंट तक किया हुआ है। ये पॉइंट है NJ 9842, इस पॉइंट तक डिफाइंड है। और इसके बाद लिखा है हेंस देंस द लाइन मूव नॉर्थवर्ड्स, कि भाई इसके बाद लाइन सीधा निकल जाती है। अब नॉर्थ कैसे, नॉर्थ ऐसे, नॉर्थ ऐसे, नॉर्थ ऐसे, नॉर्थ, क्योंकि देखो बहुत हाईएस्ट वो हिमालयाज में पहुंच गया। इससे आगे हमें नहीं पता था इससे आगे क्या हिसाब है, और पूरा बर्फीला इलाका था। हमें था कोई क्लेम भी क्यों करेगा, ना एग्रीकल्चर, ना रहना, ना सहना। पर आप देखो पाकिस्तान के बच्चे यहां पहुंच गए और कह के कहते हैं दिस इज सियाचिन। दे सेड कि ये हमारा लैंड है। तो इंडिया ने बोला तुम्हारा लैंड कैसे, उन्होंने बोला तुम्हारा कैसे है, सी ये तो यहीं तक डिफाइन कर रहा है, इसने कहां बोला है कि आगे वाला लैंड तुम्हारा है या ऐसे। तो आप देखो इसकी वही बात थी कि जो बैठ गया वो बैठ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, एकदम सर पे है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, यहां बैठने नहीं दे सकते, हमारा हाईवेज वगैरह रुक जाएंगे। तो आप देखें 1984 में इंडियन गवर्नमेंट कंडक्टेड ऑपरेशन मेघदूत। तो उसके अंदर सी इट वाज द बैटल जो हाईएस्ट लेवल पे हुई, और हाईएस्ट बैटल ग्राउंड सियाचिन ही है, और वहां पर इंडिया जीती। और आज सियाचिन हम कंट्रोल करते हैं। कभी ऑफिशियल कोई जनगण मन वगैरह आए तो आप देखो बेचारे बर्फ के अंदर खड़े होते हैं झंडा लेके। पर क्या करें ना, वहां पे कुछ रहने को है, खाने को है, ऐसी फ्रॉस्ट बाइट्स, इतनी बुरी हाल है हमारी आर्मी की। पर हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से उन्हें वहां रहना पड़ेगा, छोड़ दिया तो या तो चाइना आ जाएगा या वो। तो NJ 98482 भी एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। देखो ये थोड़ा IR की चीजें हो गई, आपको ये लाइंस पता होनी चाहिए, ये पूछते हैं, ये एक स्टोरी हो जाती है। पर अब बाकी सुनो क्या हुआ। जब हरि सिंह हमारे यहाँ आया और ये वाली जब डील हुई, तो देखो वो ऐसे ही तो IOA साइन नहीं करेगा, कोई ऐसे ही अपनी रियासत मर्ज नहीं कर देगा। इंडियन गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड कि एक काम करते हैं, आप अगर वो IOA पे अमल रहते हो, क्या इंडिया के साथ जुड़ते हो, हम आपको ये आजादी देते हैं, हमने और किसी को नहीं दी, इंडिया में किसी को नहीं दी, हम आपको देते हैं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और अपना संविधान खुद बना लेना। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस है कुछ लग जाएंगी, बाकी जो आप बोलोगे वो कर। सी नॉर्मली यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में वो वाली चीजों पे पार्लियामेंट लॉ, दोनों चीजों पे पार्लियामेंट लॉ बनाता है। टोटल 100 आइटम्स होते हैं। पर हमने कहा कि इसमें से भी आप ही बता दो कि हम किस किस चीज पे लॉ बना सकते हैं। स्टेट पे तो आप बना ही सकते हो, इनमें से भी आप बता देना। उसने सिर्फ 38 आइटम्स दिए, आप देखिए। तो आप देखिए जहां यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को मिलाएं तो 51 एंड 100 151 आइटम्स हैं। JNK की डिबेट ये हुई कि एक तो यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में से सिर्फ 38 आइटम्स पे सेंटर लॉ बनाएगा, आप अपना संविधान बना लो। तभी उन्होंने संविधान बनाया और ये भी बोला कि हमारे हाउस का टर्म 6 साल होगा। इंडिया में हर असेंबली का टर्म कितना है, 5। उन्होंने 6 बोल दिया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन रख लिया। और अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उन्हें एक और चीज बोली, यू कैन हैव डुअल सिटीजनशिप ऑल्सो। आप अपने संविधान के अंदर किसी को सिटीजनशिप दे दो, पर सिटीजन बोलना मत, क्योंकि फिर वो है। तो वो बोलते थे परमानेंट रेजिडेंट, जिसके लिए आर्टिकल 35A लॉन्च किया। और जो जो JNK के परमानेंट रेजिडेंट होंगे उन सबको राइट्स थी कि वो वहां पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सरकारी नौकरी ले सकते हैं, सब्सिडीज मिलेंगी। और जो बाकी इंडियन सिटीजन है, जैसे आप चले जाओ JNK, आपको ये सब नहीं। तो एक तरह से JNK 75% एक अलग देश था विद इन इंडिया। एंड दिस वॉज द कॉम्प्रोमाइज वी प्रोमिस्ड हरि सिंह टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखो कौन इसमें सही है कौन इसमें गलत है हमें नहीं पता, क्योंकि अगर आपने उसको ऑप्शन दिया था और अब आपने प्रॉमिस किया है तो। पर सेम थिंग हैपेंड विद प्रिंसली स्टेट्स आल्सो, उनके भी तो प्रीवी पर्सेस हमने
अबॉलिश किए। तो स्टोरी बाद में देखेंगे, लेकिन आप देखो इसमें, हाँ जी, हाँ वो यही है, CFL यही ट्रूस एग्रीमेंट है, सीज फायर को यही बोलता है। और देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, लाइक जो JNK का स्पेशल हमने प्रोविजन दिया, जो आर्टिकल 370 हमने ऐड करवाया, उसमें एक चीज लिखी थी कि ये स्पेशल प्रोविजंस हम तभी छीन पाएंगे जब प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेगा विद द कॉन्सेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ JNK। भाई जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने JNK का संविधान लिखा 1957 में लिख दिया कि जो लिखा उससे पूछे बिना हम आपकी स्पेशल स्टेटस छीन। अब JNK ने क्या किया, 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, उसके बाद उन्होंने उसे डिसॉल्व कर दी, वो कभी बनाई नहीं। तो अल्टीमेटली सिनेरियो क्या था कि कभी भी आर्टिकल 370 हट ही नहीं सकता। द रीजन इज क्योंकि जिसका कॉन्सेंट चाहिए वो है ही नहीं। तो कैसे हटाया, कैसे वो सारी चीजें हुई, देखो बहुत गेम करी गवर्नमेंट ने, पर कर दिया, राइट। तो विल सी हाउ इट हैपेंस। थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखते हैं, आ जाइए। तो बैकग्राउंड पे आते हैं, आ जाइए। See, actually everybody was stunned. That was a brilliant move. क्योंकि 3-4 कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल्स थी। See, how do you take a consent of a body which is not there? एक तो अच्छा, और वो छोड़ दो, आपको इसे स्टेट से यूटी बनाना है, उसके लिए कम से कम स्टेट लेजिस्लेचर को बिल भेजना पड़ेगा। See, चाहे एडवाइस बाइंडिंग नहीं है पर भेजना पड़ेगा, आप भेजोगे दंगे कर देंगे। तो एक तो वो उनसे कैसे पूछना है, ऊपर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, तो बहुत हर्डल्स थे, पर कर दिया। वेल सी इसीलिए यहां पे वो डिटेंशन लगानी पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट का ये नहीं मानना था कि आप बाहर आके दंगे कर दोगे, वो कहते वो तो हम देख लेंगे। गवर्नमेंट का ये कहना था कि आप घर पे आराम से बैठ के पहले यही समझो कि हमने किया कैसे है, राइट, वो समझो। तो आ जाइए हम, हाँ हाँ ये तो टेबल पे आ जाएगा। पाकिस्तान ट्राइबल्स, देखो ये भी लॉल है। आप देखिए क्या है, पाकिस्तान की तरफ से उनकी आर्मी अटैक, सी जितने लोग मरे उनके आई कार्ड मिले हमें, और आप देखो सीधा मना कर देते हैं कि हमारा नहीं। तो देखो ऐसे देश का भी क्या फायदा जो अपने आर्मी, सी पहले अच्छा जीत जाए तो सेवियर्स हैं, और मर गए पकड़े गए तो हम तो जानते नहीं ट्राइबल्स हैं ये तो, राइट। वो दाढ़ी बना के आया ट्राइबल, राइट। तो आप देखिए पाकिस्तान ट्राइबल्स, पाकिस्तान ट्राइबल्स अटैक्ड कश्मीर, attacked Kashmir in October 1949. In October 1949, and Maharaja Hari Singh signed IOA, Instrument of Accession with India. इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद, अच्छा याद रखना, कहीं पूरी लाइन देख के हाँ कर दो, आई नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो कुछ और है। वो क्या है, DPSPs। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन DPSPs है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन है जो प्रिंसली स्टेट्स ने साइन किया था। तो कहीं साइड में लिख लो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज DPSPs, और वो कहां से बोरो किए हमने, आयरलैंड, 1935 एक्ट और आयरलैंड, राइट, जैसे वो फेडरेशन का था। अच्छा इस भाई साहब ने साइन कर दिया हमारे साथ, ये एक लाइन इसमें, इंडियन गवर्नमेंट गेव कमिटमेंट, इंडियन गवर्नमेंट गेव कमिटमेंट, सी अभी करवाऊंगा ये सब, इंडियन गवर्नमेंट गेव कमिटमेंट दैट JNK's Constituent Assembly gave commit, Indian government gave commitment that JNK's Constituent Assembly will frame, कि हम आपको स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं, will frame JNK's Constitution। और देखो दिस इज नॉट फेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। भाई ये क्या बात है, इसका मतलब ये तो ये ऐसा दिखाता है, आप पूरी जिंदगी इंडिया के नागरिक रहे, आपने सारी चीजें मानी, आप अपनी स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हो, कल को अगर गवर्नमेंट को कोई बांग्लादेश की स्टेट एक्वायर करनी हो तो आप इस लेवल तक गिर जाओगे, उसे बोलोगे हाँ तू सब कुछ कर ले जो हमारे सिटीजन 70 साल से नहीं कर पाए। तो वो सिटीजन्स को भी बुरा लगता है कि ओके JNK इज इंपॉर्टेंट,
बट सो इज पंजाब, सो इज हरियाणा, सो इज केरला। तो अगर आप स्पेशल स्टेटस देखो, आप ट्राइबल्स को स्पेशल स्टेटस देते हो, आप बॉर्डर एरियाज को स्पेशल स्टेटस देते हो क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी है, समझ आ रहा है, हम मान भी रहे हैं। पर आप जस्ट बिकॉज यू वांट अ स्टेट टू बी पार्ट ऑफ यू, आप उसको इतनी सारी स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं जो बाकी स्टेट्स को एनवी करेगा। दिस इज नॉट, दिस वाज नेवर फेयर। सी, इसका बहुत पहले सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए था, बट बात वही है ना, जब हम रिजर्वेशन नहीं निकाल पाए, ये तो बहुत बड़ी चीज थी, ये तो एक तरह से पूरा आपको सभी पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वाइप आउट करना है, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो दिस इज दिस, है ना। यहां पर आइए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। ceasefire was declared on, ceasefire was declared on 23:59। से एक दिन और रुक जाते तो डेट बदल जाती। 23:59 PM on 31st December, एक्चुअली डेट नहीं, साल ही बदल जाता। 31st December 1948, यूएन की अगुवाई में, है ना, यूएन की अगुवाई में। सो दिस, हाँ, तो इसको कहते हैं सीज फायर लाइन। आपसे पूछ सकते हैं कब हुई, अंडर यूएन सुपरविजन, ये ऐसे हुआ। आफ्टर कराची एग्रीमेंट, आफ्टर कराची अग्रीमेंट 1949, आफ्टर कराची एग्रीमेंट 1949, सीएफएल, ये हमने मानना शुरू कर दिया था क्योंकि यूएन रो दिया था, फिर हमने मान लिया यही अब बॉर्डर है। सीएफएल वाज फॉर्मलाइज्ड, ब्रैकेट में 740 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और ये बना इंडिया का डी फैक्टो बॉर्डर। मतलब पेपर पे तो नहीं, पर प्रैक्टिकली दिस वाज द बॉर्डर विद पाकिस्तान, डी फैक्टो बॉर्डर। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर शिमला अग्रीमेंट 1972, CFL was changed to LOC। तो जब आज हम बोलते हैं सीज फायर वॉयलेशन, तो वो गलत वर्ड है वैसे, LOC वॉयलेशन है ना। सो वॉज, हाँ वो तो ईस्टर्न उसके साथ है, हाँ वो वो तो वो है जिसके अंदर चाइना वगैरह के साथ वो आपने अरुणाचल के लिए किया, हाँ हाँ वो अलग है। दिस इज 72 वाला, वो तो चाइना कहता है मानते नहीं। सी वैसे उनकी गलती नहीं है, उन्होंने गुलाम देश में अग्री नहीं किया था उस चीज के लिए, वो तो हम अड़े हुए हैं। एक्चुअली क्या है ना, दिस इज हाउ आईआर गोज, जो आपको सूट करता है वो आपका है ना। बचपन से आपको पढ़ाया गया कश्मीर हमारी जान है, कश्मीर सब कुछ है, स्टोरी देखो तो कैसे राइट, कि किसने अग्री किया, क्यों किया, हमें नहीं, वो तो क्या, मानना है तो वो तो मान ही जाएंगे हम, वो तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हिस्ट्री से ज्यादा बस आपको एक चीज, और सेम दूसरे बॉर्डर वाली साइड को कंडीशन किया है कि इंडिया ने, सी जैसे हम पीओके बोल रहे हैं, वो आईओके बोल रहे हैं, इंडियन ऑक्यूपाई, तो वो लड़ाई होती जा रही है। सो सीएफएल वाज चेंज टू एलओसी एंड वाज डिफाइंड, एंड वाज डिफाइंड, एंड वाज डिफाइंड। यहाँ से एक्चुअली ये लाइंस कर रहे हैं हम, ये सीएफएल हेडिंग है, ये एलओसी हेडिंग है, और ये वो सियाचिन हेडिंग है। फर्स्ट पॉइंट, the border was defined, the border was defined till point NJ9842, till NJ9842, that is Siachen, that is Siachen. Government conducted ऑपरेशन मेघदूत, तो पूछ सकते हैं मेघदूत 1984 इन सियाचिन, मेघदूत इन सियाचिन। चले, इज दिस क्लियर? तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड। अब आओ स्पेशल स्टेटस ऑफ जेएनके। सी पहले एक बार
नॉर्मल क्रोनोलॉजी में लिख लेंगे क्योंकि पूरी स्टोरी समझ लो किया कैसे, फिर सम अप कर देंगे, ये दोनों फिर साथ में ही सम अप हो जाएंगे, राइट। स्पेशल स्टेटस ऑफ जेएनके, राइट। अब देखिए कैसे होता है ये। देखो फर्स्ट पॉइंट, पहले हम नॉर्मल सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं, बाद में मैं सम अप करवा दूंगा। सी पार्ट पार्ट 21, पार्ट 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इट इज टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, temporary, transitional and special provisions, so contained article 370 for special status to GNK। सी आप पर हेडिंग देखो पार्ट की, वो खुद कह रहा था कि ये क्या है, टेम्परेरी। पर अगर आप प्रोविजंस पढ़ते आर्टिकल 370 की, मैंने बोला वो तो परमानेंट ही था, क्योंकि उसे हटाने का जो प्रोसेस था वो तो हमें लग रहा था कि हाउ विल वी डू इट, क्योंकि उसके लिए तो नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको बनानी पड़ेगी। अब देखते हैं इसके अंदर देखो चीजें क्या थी। इसमें मेन 3 चीजें हैं जो समझनी है, देखो। अच्छा, एक ना आर्टिकल 367 है, ये इंटरप्रिटेशन बताता है। से इंटरप्रिटेशन मतलब कि जैसे जब हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारे वर्ड्स लिखे हैं उनका इस वर्ड का क्या क्या मतलब है। और इसके लिए गवर्नमेंट चाहे तो अलग से रूल्स भी बना सकता है, वरना 367 में है। और पावर किसके पास है चेंजेस करने की, या तो लॉ बना दे पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट कर दे। तो ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए और कुछ नहीं है। यहां ये समझिए आर्टिकल 370, देखो हेडिंग क्या थी, टेम्परेरी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जे। तो हेडिंग भी यही थी, पार्ट भी यही था। अब देखते हैं प्रोसेस क्या है, देखो से आराम से समझना, हम लिख लेंगे क्योंकि अगर पूछा गया तो वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर पूरा पूछेंगे। देखें, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 238 शैल नॉट अप्लाई। ये कोई बात नहीं, बी पॉइंट पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द सेड स्टेट शैल बी लिमिटेड टू। नॉर्मली किसी भी स्टेट पे, किसी भी स्टेट के रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट कहां कहां लॉ बना सकता है, यूनियन लिस्ट, ऐसे होता है। लेकिन इस केस में कह रहे हैं कि पार्लियामेंट किस किस चीजों के लिए लॉ बना सकता है, इज लिमिटेड टू दोज मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इन विच इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आर डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट टू कॉरेस्पॉन्ड टू मैटर्स specified in the instrument of accession, governing the accession of state to Dominion of India as the matters with respect to which Dominion legislature may make laws for the state। मतलब नॉर्मल स्टेट के लिए यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे बनाते हैं, इसके लिए पार्लियामेंट उन चीजों पे जेएनके के लिए लॉज बना सकता है जो लाइक इसके अंदर है, लाइक इन कंसल्टेशन विद स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। लाइक इस केस के अंदर जो जेएनके के साथ आपका कंसल्टेशन हुआ है, जो आपने आईओए में उसके साथ अग्री किया था। तो जो जेएनके की स्टेट आपको बोले कि हमारी ये बात हुई थी आईओए के अंदर, तो आप उन्हीं चीजों पे बना सकते हो। तो पार्लियामेंट कौन कौन से आइटम्स के लिए बना सकता था जो कंसल्टेशन हुआ था, आईओए में लिखा था, यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। पर ये दोनों के टोटल आइटम सिर्फ कितने थे, 38। और क्यों, क्योंकि आईओए में ये क्या हुआ था, अग्री। तो पहला जो स्पेशल प्रोविजन था जेएनके को, वो ये, पार्लियामेंट डिड नॉट हैव ऑल द पावर्स विद रिस्पेक्ट टू जेएनके, ओनली दोज पावर्स दैट वर अग्रीड इन आईओए, दैट वाज एग्री। पर हां, सच अदर मैटर्स इन द सेड लिस्ट as with the concurrence of government of state the president may by order specific। और आइटम्स देने, तो प्रेसिडेंट विद गवर्नमेंट, ऑनलाइन म्यूट करेंगे प्लीज, प्रेसिडेंट विद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट मतलब जेएनके डिसाइड ऑर्डर कर दे और ऐड कर दे। गवर्नमेंट कभी देगा नहीं, वो तो ये छीनने को हो रहे थे। समझ रहे हैं? से ऑब्वियसली एक बार इंडिपेंडेंस की आदत डाल दी है तो अलग ही जाएंगे। तो आप देखिए, पर और आइटम्स ऐड करे जा सकते थे, पर किसका कंसल्टेशन चाहिए था, गवर्नमेंट। चलो, एक तो ये हुआ स्पेशल प्रोविजन, ये काम का नहीं है। सी द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 1
एंड ऑफ दिस आर्टिकल शैल अप्लाई। तो आर्टिकल 1 मतलब यूनियन ऑफ इंडिया जो आप वर्ड बोलते हो, टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलते हो, उसमें JNK है। ऑब्वियसली इतना तो देखो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सच ऑफ द अदर प्रोविजन, ये है अब काम का, मैं लिखूंगा अभी पूरा, पर पहले समझो। देखो, दिस इज जस्ट द स्पेशल स्टेटस जो दिया गया। ये देखो, सच ऑफ द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल अप्लाई इन रिलेशन टू स्टेट सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस एज प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशन की और कोई भी आर्टिकल है, कोई भी प्रोविजन है, चेंजेस के साथ या ऐसे ही इन पे लग सकते हैं, पर लगाएगा कौन? प्रेसिडेंट। बट प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर which relates to matters specified in instrument of accession of the state referred in paragraph 1 in this shall be issued except in consultation with the government of state। मतलब अगर आपको इनमें कुछ चेंज करना है, कहीं भी चेंज करना है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बाकी प्रोविजंस लगा सकते हैं, बट इट हैज टू बी प्रेसिडेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफ। वो क्यों एडवाइस करेंगे? लेट्स से सिटीजनशिप की प्रोविजन लगानी है, या हम कहते हैं कि स्टेट्स वाली लगानी है, 6 साल नहीं, आप 5 साल का लेजिस्लेटिव असेंबली करो, जैसे बाकी संविधान है वैसे करो। कर तो सकता है प्रेसिडेंट, पर उसे कंसल्ट किससे करना है, कॉन्फ्रेंस किसके लेनी है, वो देगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। अब एक लास्ट चीज देखो कि ये आर्टिकल वापस कैसे लिया जा सकता है। सी वैसे ये if the concurrence of the government of state referred in this in the second provision be given अच्छा ये नहीं, एक नहीं, अच्छा ये एक वो देख लो, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आराम से पढ़ लेना। द थर्ड प्रोविजन, सी देखो, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, president may by public notification declare that this article shall cease to be in operation or should be operative only with such exceptions and modifications and from such date as may specify। मतलब इस आर्टिकल को हटाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, करेगा कौन? प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर या पब्लिक नोटिफिकेशन। बट प्रोवाइडेड दैट रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ स्टेट referred in clause 2 shall be necessary before president issue। अगर आर्टिकल 370 में कुछ चेंज करना है तो प्रेसिडेंट कर सकता है, हटा भी सकता है, पर अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा? अच्छा, वो इन्होंने 57 में हटा, इसका मतलब हमें लगने लगा था ये तो वापस नहीं। तो अब देखो फिर से बस 3 आर्टिकल्स, इसके 3 क्लॉजेस का ध्यान देना है, फिर मैं समझा रहा हूं। एक, वापस जा सकता है प्रेसिडेंट प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ स्टेट। दूसरा, इसके ऊपर बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस की प्रोविजन लग सकती है, पर लगाएगा कौन? प्रेसिडेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो इनके अप्रूवल के साथ वो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस लगा सकते हैं। और तीसरा ये कि मतलब वो स्पेशल स्टेटस था, वो तो है, और अगर हमें और भी कुछ इन्हें पावर देनी थी तो प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर कर सकता है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, से अगर मैं आपको मेन गेम बता दूं तो मेन गेम बस इतनी थी। क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए हटाने के लिए, है ना? वो बनाएंगे नहीं, वो बनाएंगे नहीं। और अगर हमें बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस इन पे अप्लाई करनी है तो उसके लिए चाहिए प्रेसिडेंट प्लस गवर्नमेंट, वो भी ये नहीं देंगे। तो हमने क्या किया, देखो लाइक मोदी जी ने क्या किया, से उन्होंने क्या किया, ये है JNK का लेजिस्लेटिव असेंबली और ये है इनके COMs, ऐसे ही है। हमने लगाया इस पे प्रेसिडेंट रूल पहले, तो ये हट गए, ये हट गए। अब ये वाला काम कौन कर रहा है? पार्लियामेंट, है ना, जैसे इमरजेंसी लगती है। और ये वाला काम कौन कर रहा है? गवर्नर। गवर्नर किसका बंदा? पर क्या कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन बनाएगा? अब हमने क्या किया, प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी प्रोविजन इन पे लगा सकता है, पर अप्रूवल किसका चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लिखा है, पार्लियामेंट नहीं, COMs, है ना। तो हमारी प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर भेजा JNK की गवर्नमेंट को, जो उस टाइम पे कौन चला रहा था? गवर्नर। उसे बोला कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ एक आर्टिकल आप पे लगाना चाह रहा हूं। अच्छा, उसने तो पढ़ा भी नहीं, उसने कहा डन, राइट। वो तो बल्कि ये कहता बस मेरे को नहीं हटा रहे ना, उतना काफी।
उसने कह दिया डन। अब वो कौन सा लगाया? 367। 367 क्या बताता है? इंटरप्रिटेशन, कि संविधान में जो जो चीजें लिखी हैं उसका मतलब क्या है। 367 को प्रेसिडेंट ने जेएनके पे लगा दिया, एक्चुअली 370 पे लगा दिया, और उसमें यह बोल दिया, इंटरप्रिटेशन ऐसे बोल दिया कि जहां जहां इस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा है उसका मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। आपने क्या बोला था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, उन्होंने बोला आप पढ़ना उसे लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये लगा दिया ये आर्टिकल यूज करके। अब बेस्ट पार्ट ये, लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं थी वहां, उसका काम कौन कर रहा था? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बाद एक बार हो गया, फिर उन्होंने क्लॉज 3 यूज किया। क्लॉज 3 कहता है प्रेसिडेंट विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ स्टेट कैन रिपील दिस आर्टिकल। तो उन्होंने ऑर्डर भेजा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि अब कैसे थी, वो थी नहीं, वो पहुंची पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी किसकी है? तो बेसिकली उन्होंने ये दोनों चीजें करके, लाइक सी हुआ क्या, आप देखो अमित शाह ने क्या बोला कि भाई हम अनाउंसमेंट करेंगे आज, फोर्स भेजी जेएनके कि भाई ये दंगे दुंगे करेंगे, इन्हें बंद कर देना। और आप देखिए 15 मिनट में हमने पूरा आर्टिकल हटा दिया, क्योंकि देखो कहीं पे कुछ भेजना ही नहीं था, जिन जिन को भेजना था वो सारे डिसॉल्व थे। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या करेंगे, हमने उसकी इंटरप्रिटेशन ही क्या कर दी, चेंज। और हमने तभी बोला कि भाई देख, अच्छा अब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, अब सुप्रीम कोर्ट केस सुन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट केस सुन के उसे बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। पर कैसे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकती है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो हम भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज लेजिस्लेटिव। एक यही लड़ाई थी, वो पूरा है, तो ये तो वो वहां पर हो गया। हाँ, वो इंटरनेट नहीं चलाया, वो नहीं चलाया, वो तो किसी भी वो स्टेट के अंदर आप कर सकते हो। पर आप देखिए जितना सारा किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट। अनएथिकल यस आप कह सकते हो, पर अनकॉन्स्टिट्यूशन नॉट एट ऑल कर। और देखो पर सही भी है, जब आप टेम्परेरी बोल रहे हो, ये तो आपकी भी गलती है, आप तो जान पूछ सी, इन्होंने कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाई कि आप कंसल्ट कर लो, तो इन्होंने वो चैनल ही नहीं छोड़ा डिबेट का कि जिसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं, और वो हुआ नहीं, है ना। तो स्टोरी समझ आई? अब देखो लिखते हैं, आ जाओ सेकंड पॉइंट, आ जाओ। राइट, लिखेंगे सेकंड पॉइंट। आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 क्लॉज ए। ये वाला देखो, आर्टिकल 370 मतलब ये बी का क्लॉज 1, सॉरी 370 बी क्लॉज 1, सब क्लॉज 1, बी सब क्लॉज 1, राइट डाउन। Parliament had limited powers. Parliament had limited powers with respect to state, with respect to state, with respect to state. That is union list plus concurrent list, 38 items, which was agreed in instrument of accession. अच्छा सर, ये 1 का बी, 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सब क्लॉज 1, या 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, मीन क्लॉज छोड़ना है तो छोड़ो। तो इट इज लाइक दिस, राइट। इट वाज अग्रीड इन आईओए, सिर्फ 38 आइटम्स थे। बट इसी पॉइंट में, इसी पॉइंट के अंदर मोर आइटम्स कैन बी गिवन, मोर आइटम्स कैन बी गिवन to central government by, more items can be given to central government by president in consultation with government of state, in consultation with government of state. तो legislative power सारी नहीं लगती थी, legislative power सारी नहीं लगती थी।
अबाउट थर्ड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 371D। सी क्योंकि इसी ने पूरा मेन गेम किया है। सी ये क्या था कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करके इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल इन पे लगा सकता है, या मॉडिफाई करके लगा सकता है, या नॉर्मल। और इसी के अंदर हमने स्पेशल ऑर्डर दिया था, वो हम देखेंगे। तो राइट डाउन, प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर, प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर प्लस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। सी ध्यान रखना, नॉट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन अप्लाई, कैन अप्लाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कैन अप्लाई other provisions of constitution, can apply other provisions of constitution, other provisions of constitution, ब्रैकेट में with modifications, चेंज भी करना चाहें तो कर दें, with modifications, with modifications to article 370, with modifications to article 370। अब देखो इसमें दो ऑर्डर हैं, एक जो हमने 54 में पास किया जिसमें हमने जेएनके को बोला तुम अपना संविधान बना लो, जिसमें उनको स्पेशल स्टेटस था। एक जो 2019 में आया जिसने इनको वो चेंज किया, है ना। तो इसी पॉइंट में नीचे लिखेंगे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, पूरा लिखो, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954। इसने पूरा स्पेशल स्टेटस दिया और 2019 वाले ने छीन लिया। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954, 1954 कोलन डाल लो और इसमें पॉइंट्स लिखो, या कोलन डाल के लिखो, इट गेव स्पेशल स्टेटस टू जेएनके। सी देखो एक स्पेशल स्टेटस तो आपको दिख ही रहा था ऊपर वाला कि बहुत कम आइटम्स हैं, बाकी सारा इसने दे दिया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। स्पेशल आइटम, स्पेशल स्टेटस टू जेएनके, लिखते जाओ क्या क्या स्पेशल स्टेटस था। फर्स्ट इस ऑर्डर के थ्रू ही था, फर्स्ट जेएनके, जेएनके कैन हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जेएनके कैन हैव इट्स ओन constitution। Next, parliament has limited powers, parliament has limited powers, जो ऊपर था वो दोबारा लिखवा दिया, parliament has limited powers on union list and concurrent list, on union list and concurrent list। अच्छा अब देखो एजुकेशन वगैरह जो सारी चीजें पूरे देश में स्कीम्स चल रही हैं वो यहां चलती नहीं थी क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में और वो दिया नहीं हुआ था। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, एडेड आर्टिकल 35A कैपिटल ए। अच्छा देखो मॉडिफाई करके ऐड कर सकते हैं, तो इस ऑर्डर ने ही एक नया आर्टिकल ऐड करवा दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में 35A, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं आया था, वो ऐसे आया था, एडेड आर्टिकल 35A कैपिटल ए, 35A which empowers state legislature। सी ये भी हटा लिया है अब हमने 2019 ऑर्डर से, which empowers state legislature, empowers state legislature by law to identify, by law to identify inverted commas permanent residents। सी एक तरह से डुअल सिटीजनशिप ही थी, वो अपने आप डिसाइड करते थे कौन होंगे, टू आइडेंटिफाई परमानेंट रेजिडेंट। से अभी पीटी में भी आपने देखा होगा, अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप वोटर कार्ड हम उन सबको दे देंगे जो चाहे परमानेंट रेजिडेंट नहीं भी हैं, क्योंकि पहले वो वोट भी नहीं करने देते थे उन लोगों को जो बाकी जगह से आए हैं, है ना। तो परमानेंट रेजिडेंट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स विल अप्लाई, फंडामेंटल राइट्स विल अप्लाई, लाइक पार्ट 3 लगता था जेएनके पे, आर्टिकल 1 लगता था। फंडामेंटल राइट्स विल अप्लाई अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। वो इंडिया में और कहीं नहीं है इंडिविजुअल को, पर इनको था अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, इमरजेंसीज, इमरजेंसीज कौन कौन सी लग सकती थी। सी इंडिया में 3 तरीके की हैं, तो अभी ये देख लेते हैं इमरजेंसीज। सबसे पहले ए नेशनल, नेशनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल लग सकती थी जो हमारे यहाँ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे, पर अगर इंटरनल लगानी है जो आर्म्ड रिबेलियन पे है, इट विल बी प्रेसिडेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट,
बिना स्टेट गवर्नमेंट से पूछे आप इंटरनल नेशनल इमरजेंसी यहां पर नहीं लगा सकते थे। सी इसीलिए आए दिन आप देखो वहां पे वो पत्थरबाजी और वो वाली चीजें होती थी, क्योंकि सरकार चाह के भी वहां पे आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे सी आज इंडिया में किसी देश में लगाना है तो प्रेसिडेंट अकेला लगाता है, किसी से पूछता नहीं है, पर इनको स्पेशल स्टेटस था कि ये ऐसे कर सकते हैं। दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी। दूसरी है स्टेट इमरजेंसी। यहां पे टू टाइप्स की थी। टू टाइप्स की थी। एक आर्टिकल 356 में जो प्रेसिडेंट लगाता था, जो पूरे देश में भी लाइक हर जगह लगा सकता है प्रेसिडेंट, जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। और एक इनकी स्टेट इमरजेंसी, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट डाउन स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी if government does not work under if government does not work under JNK constitution if government does not work under JNK constitution। तो एक वहां पे स्टेट में इमरजेंसी लगाता था सेंटर गवर्नमेंट जो 356 में, एक उनका स्टेट का गवर्नर लगाता था कि अगर आप वहां पे काम सी दिस इज देयर कि अगर हो सकता है कोई ऐसी सरकार बन जाए जो स्पेशल स्टेटस के अगेंस्ट काम करने की कोशिश कर रहा हो, है ना। नेक्स्ट थर्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग ही नहीं सकती। तो देखो ये कंपैरिजन में पूछेंगे कि क्या पहले होता था अब क्या नहीं होता। फाइनेंशियल इमरजेंसी तो लग ही नहीं सकती थी, नो फाइनेंशियल इमरजेंसी। वैसे भी क्या करोगे। सी स्टेट इमरजेंसी टू टाइप्स, 356 प्रेसिडेंट्स रूल एंड देन स्टेट इमरजेंसी अंडर JNK कॉन्स्टिट्यूशन इफ गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अंडर JNK कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट सेपरेट फ्लैग। इनके पास अपना सेपरेट फ्लैग था, सेपरेट फ्लैग, ये भी स्पेशल स्टेटस में। नेक्स्ट 6 ईयर टर्म्स, 6 ईयर टर्म टू लेजिस्लेटिव असेंबली LA। पूरे देश में कितना है 5 साल टू LA। देखो ये कितनी बुरी बात है, ये अजीब लगता है भाई। एक आपसे कोई पूछे इंडिया में स्टेट MLA का टर्म कितना है, आप बोलते हो 5 साल, लेकिन JNK में 6, तो वो देखते ही वो डिफरेंस वाली फीलिंग आती थी। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायत एक्ट, पंचायत एक्ट्स नॉट एप्लीकेबल। लोकल बॉडीज का कॉन्सेप्ट नहीं लगता था, अब लगेगा। पंचायत एक्ट्स, हाँ जी, हाँ, पंचायत एक्ट्स नॉट एप्लीकेबल। सर हाउ ग्रांट्स, सी अब तो यूटी बना दिया, अब तो यूटी बना दिया तो उसके थ्रू जाता है, पहले तो नॉर्मल वही फाइनेंस कमीशन ही देता था। नेक्स्ट, अच्छा 35A लिख लिया है, राइट डाउन। फंडामेंटल राइट्स हो गया। नेक्स्ट, DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज डज नॉट अप्लाई। सी पार्ट 4 और 4A इन पे एप्लीकेबल नहीं था। DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज डज नॉट अप्लाई। देखो लोगों के लिए फायदा हो जाएगा जो वहां पर है, ये अप्लाई हो जाएगा तो। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इज एप्लीकेबल, सुप्रीम कोर्ट इज एप्लीकेबल। सेकेंड लास्ट, outsiders cannot purchase land, outsiders cannot purchase land, outsiders cannot purchase land। And next, welfare schemes of government, welfare schemes of central government like RTI, RTE not applicable। welfare schemes of government RTI, RTE not applicable, not applicable। Is this clear? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिख सी। तो देखो ये स्पेशल स्टेटस था और कैसे दिया था 371D में, क्योंकि आप दे सकते थे स्पेशल। और दो आर्टिकल है, एक 35A है जो परमानेंट रेजिडेंट्स को आइडेंटिफाई करने की पावर दे रहा है और वो ही डिस्क्रिमिनेट कर देता था मैक्सिमम। सो दिस इज थर्ड। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, आर्टिकल 370 सी जो इसे वापस ले सकता है, आर्टिकल 370 क्लॉज 3 ये रिपील कर सकता है। 370 clause 3, 370 clause 3, write down। Article 370 can be repealed, Article 370 can be repealed, Article 370 can be repealed by President, can be repealed by President in consultation with
by president in consultation with, underline, Constituent Assembly of J&K, in consultation with Constituent Assembly of, see वैसे actually ऐसे लिखो, after recommendation of, consultation गलत word है, after recommendation of Constituent Assembly of State, after recommendation, क्योंकि consult तो फिर पहले भी हो सकता है, after recommendation of CA of J&K, CA of J&K. Is this clear? अब आते हैं उस पॉइंट पे, लेट्स से, तो आप देखो बेसिकली गेम दो ही पॉइंट्स की है, 371D एंड 373. तो आप देखो बेसिकली हुआ क्या है यहां पर मेजरली हुआ क्या, आर्टिकल 371D इज सेइंग प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करके विद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट can apply other constitutional provisions to Article 370 and 373 कह रहा है President with CA of J&K can repeal the article. तो हमने क्या किया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया 2019 में, अंडर विच आर्टिकल 370, और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की जगह किसका ले लिया, गवर्नर, क्योंकि वहां प्रेसिडेंट रूल था. इस ऑर्डर के तहत वी अप्लाइड आर्टिकल 367 टू आर्टिकल 370, और 370 में इंटरप्रिटेशन है जिसमें यह लिखवा दिया कि सीए शुड बी मीनिंग द एलए, और उसके बाद वी यूज्ड, लाइक एक बार ये ऑर्डर हो गया, देन वी यूज्ड आर्टिकल 370 क्लॉज 3 प्रेसिडेंट प्लस एलए ऑफ स्टेट, और वो भी नहीं था तो पार्लियामेंट से ले लिया एलए ऑफ स्टेट, और उससे हमने आर्टिकल क्या कर दिया, रिपील. इससे और बल्कि हमने इस ऑर्डर से जब बाकी लगा सकते हैं और रिपील कर सकते हैं, आर्टिकल 35A भी क्या कर लिया है, रिपील. वो भी दोनों सारी चीजें इससे कर ली. तो लिख लो नेक्स्ट हेडिंग देके, दैट इज 5th August 2019, 5th August 2019, राइट डाउन, बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे. अच्छा ये स्टोरी हुई, फिर हम लेके आए JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल, वो लेके आए आर्टिकल 3 में. आर्टिकल 3 में प्रेसिडेंट वो बिल ला सकता है, पब्लिक बिल होगा, पर किसको भेजना है, स्टेट को. स्टेट था नहीं तो गवर्नर को भेज दिया, और सिंपल मेजॉरिटी से वो तो पास होता है. तो उससे हमने पहली बार एक JNK की स्टेट को किस में डिवाइड कर दिया, 2 यूटी. ये पहली बार हुआ है. सी नॉर्मल ट्रांजेक्शन क्या होती है, यूटी से स्टेट बनता है. ये पहली बार हुआ है कि एक स्टेट से क्या बना है, यूटी, बल्कि 2 यूटीज बनी है ना. तो राइट डाउन कौन, हाँ वो तो हमने 356 वाली लगाई थी तब. तो राइट डाउन प्रेसिडेंट यूजिंग, फर्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट यूजिंग आर्टिकल 371D, प्रेसिडेंट यूजिंग आर्टिकल 371D by President's Order 2019, by President's Order PO, President's Order 2019, applied Article 367 to Article 370, applied Article 367 to Article 370 ब्रैकेट में where CA is equal to LA, ऐसा लिखवा दिया, where CA is equal to LA, इसकी ये इंटरप्रिटेशन लिखवा दी. Second point, then Article 370 clause 3 was used. Article 370 clause 3 was used. Clause 3 was used to repeal Article 35A, to repeal Article 35A and effectively Article 370. See 370 उन्होंने बोला हमने बस मेजर प्रोविजन हटाई है, पर पूरा ही हटा दिया एक तरह से, and effectively Article 370. Effectively Article 370. Next point, JNK ब्रैकेट में रीऑर्गेनाइजेशन ब्रैकेट क्लोज बिल, JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019
was introduced. J&K Reorganization Bill 2019 was introduced under Article 3. Under Article 3, where state of J&K was divided into two UTs of J&K and Ladakh. Two UTs of J&K and Ladakh. अब देखिए, जितना आपने स्पेशल स्टेटस लिखा है वो सारा हट चुका है. से आप देखिए, लाइक ये अगर पॉइंट्स थोड़े से इतने क्लियर नहीं है, पर आफ्टर 370 इज रिवोक, तो इसके अंदर देखो अब कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं होगी. परमानेंट रेजिडेंट 35A हटा दिया है. सेंट्रल लॉ अब डायरेक्टली अप्लाई होंगे. पहले सिर्फ 38 आइटम्स पे अप्लाई हो रहे थे, अब सारे लगेंगे जो हैं. नो सेपरेट लॉज फॉर J&K, मतलब जो इनको स्पेशल प्रोविजन दी थी. इंडियन सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट कैन बाय लैंड एंड प्रॉपर्टी. नो टू फ्लैग्स, जो सेपरेट फ्लैग था. इलेक्शंस हर 5 साल में होंगे, जो कि अभी कितने से हो रहे थे, 6 साल के अंदर. सेंटर कैन डिक्लेयर अब फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्योंकि पहले यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लग सकती थी. एंड पुलिस विल, अच्छा हाँ, अभी मैं वो आगे वाली यूटीज करवा रहा हूं. जैसे यूटीज को आप पावर दे सकते हैं या नहीं दे सकते. दिल्ली में हमने पुलिस पब्लिक ऑर्डर लैंड नहीं दिया हुआ. J&K को भी हमने पुलिस अब नहीं दी. तो J&K जो यूटी बनी है उसके पास पुलिस की पावर नहीं. वो मैं अभी आगे लिखवा दूंगा. तो अब शायद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ठीक हो जाएगा. एंड सिमिलरली अगर आपको ये नॉर्मल ऐसे देखना है तो स्पेशल पावर्स थी, अब कोई स्पेशल पावर नहीं है. डुअल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, सेपरेट फ्लैग हटा दिया है. 370 अब लग जाए, 360 अब लग जाएगा. यहां पर हिंदू, जो सेंट्रल गवर्नमेंट माइनॉरिटीज के लिए स्कीम बनाता था, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं थी. अब इनको भी बोला है 16% रिजर्वेशन के लिए. इंडियन सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट्स प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. RTI लगना स्टार्ट हो जाएगा. 6 का 5 साल हो जाएगा. अच्छा, पहले क्या था, अगर कोई J&K की वुमेन स्टेट के बाहर शादी करती थी तो उनका परमानेंट रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता था. अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो परमानेंट रेजिडेंट ही नहीं रहा. और नेक्स्ट इज पंचायत डिड नॉट हैव एनी राइट्स. अब पंचायत वाला लॉ भी लग जाएगा. एंड फाइनली RTE और वेलफेयर स्कीम्स भी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना. सी आई थिंक बस एक ये, हाँ मतलब वो आपने लिखा है जो जो स्पेशल स्टेटस था, अब उसके अलावा सब तो ये लिखना है या ये अंडरस्टूड है ना. मतलब क्योंकि देखो क्वेश्चन आएगा तो एक वो ये पूछेंगे कि क्या क्या बदल गया है 370 के साथ, है ना. तो जो स्पेशल स्टेटस है वो सारा का सारा हट गया है. इज दिस क्लियर? तो ये हो गया J&K. एक बार पढ़ लो, कोई डाउट है तो फिर अगले स्टेज पे चलता है.